साल 1948 जब भारत को एकता और समानता के सूत्र में बांधने की कोशिश की जा रही थी। 1948 जब विभाजित हो चुके भारत को एकता के सूत्र में बांधने का चैलेंज था। उस समय भारत की संसद में एक कानून को लेकर जोरदार बहस चल रही थी, लेकिन इस जोरदार बहस के बाद भी वो कानून कभी पारित नहीं हो पाया और आज 74 वर्षों के बाद दोबारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त और हमारे आज के इस वीडियो में हम समान नागरिक संहिता के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में, हम बात करेंगे आज ये क्यों जरूरी है और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसे लागू करने में चुनौतियां कहां आ जाती हैं। 1947 के बाद भारत में जाति, लिंग, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, इसकी कोशिश की जा रही थी। इसी कोशिश की एक कड़ी थी समान नागरिक संहिता, जिसमें प्रस्ताव यह था कि भारत के सभी नागरिक एक कानून के अंतर्गत आएंगे। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई और जब ये लागू हुई तो इस स्वरूप में कि एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करने वाला यही कानून धर्म के आधारित भेदभाव का कारण बन गया। समान नागरिक संहिता तो लागू नहीं हो पाई, लेकिन उसकी जगह आया हिंदू कोड बिल और पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ यानी लोगों को अपने धर्म के आधार पर उनके व्यक्तिगत कानून थे। अब इसके लिए जो हिंदू समाज था उसके लिए कुछ कानून बनाए गए। इन कानूनों में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय पर भी लागू होते थे। 1956 में कानून लागू हुए। इसके अंतर्गत शादी, ब्याह, संपत्ति किसको मिलेगी, तलाक कैसे होगा, बच्चे का अडॉप्शन कैसे करेंगे, इस तरह के जो व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मसले हैं इनका समाधान किया जाना था। हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू अल्पसंख्यक व विवाक्त कानून और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण कानून, ऐसे कानून बनाए गए इन समाजों के लिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए 1937 में बनाया गया जो शरिया लॉ था उसी को मैंडेटरी रखा गया, उसी के आधार पर पर्सनल लॉ बनाए गए। 1937 का ये जो शरिया लॉ था ये किसी को अधिकार देने के लिए नहीं बनाया गया था। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और विभाजन करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज एक बात जानते थे कि जब तक कानून अलग अलग रहेंगे तब तक समाज अलग अलग तरीके से काम करेंगे और उनके बीच में टकराव लगातार होते रहेंगे। लेकिन आजादी के बाद भी हम इस टकराव को मिटाने की बजाय इसी रास्ते पर चलते रहे। जब संसद में बहस हो रही थी उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत अन्य जो नेता थे वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, जोरदार पक्ष में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है जो उन्होंने संसद की बहस के दौरान कहा था। इसमें वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म को या विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ संविधान सभा के बड़ी संख्या में सदस्य समान नागरिक संहिता की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसी समय जो मुस्लिम वर्ग था उन्होंने इसके विरोध की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लाके पर्सनल लॉज में बदलाव करके उनके धार्मिक अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है, धार्मिक अधिकार उनका छीना जा रहा है। जो शरिया का कानून है 1400 साल पुराना कानून है और इस कानून को मानना ही चाहिए। उस समय भारत का विभाजन ताजा था, भारत ने मुस्लिम दंगे देखे थे। ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि अभी शायद मुस्लिम समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है और उनको अभी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी विभाजन हुआ है, वो यहाँ पे रुके हैं, जो उनके मन में असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए। उनके मन से इस असुरक्षा की भावना को हटाने के लिए इस कानून का स्वरूप बदल दिया गया। यहाँ पहले समान नागरिक संहिता की बात हो रही थी, इसके स्थान पर हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव किया गया। यानी कि जिन समुदायों की मैंने पहली बात की, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, सिर्फ इनके कानूनों में पर्सनल लॉज में बदलाव किए गए, उसके लिए नए कानून बने गए। वहीं मुसलमान और क्रिश्चियंस को इससे अलग रखा गया, उन्हें अपने पर्सनल लॉ मानने की अनुमति दी गई। जब संसद में ये कानून आया
उस समय इसका खूब विरोध हुआ और विरोध की आप इंतहा देखिए कि भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने बाकायदा जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठियां लिखी और इस चिट्ठियों की जो भाषा थी, उन भाषा से आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इससे कितना ज्यादा नाराज थे। 14 सितंबर 1951 को उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। इस पत्र की भाषा पे आप ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि ये जो नए कानून लाए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं, तो फिर सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी समुदाय इसके लाभ से वंचित क्यों रहे? और अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त है और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्यों लागू नहीं की जाती? एक ही समुदाय को कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया है? उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून संसद से पास हो जाता है उसके बाद वो इसे उसके मेरिट के आधार पर जांचेंगे। ये एक तरीके से संसद और राष्ट्रपति के अधिकारों के बीच में टकराव का मामला बनता जा रहा था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी चिट्ठी का जवाब दिया, जिसके बाद लगातार एक से दूसरी तरफ पत्र लिखे जाते रहे, लेकिन आखिर में 1951 में ये कानून लागू हुआ, हिंदू कोड बिल लागू हुआ। हिंदू कोड बिल में बहुत तरह की चीजों पर बात होती है। हिंदू कोड बिल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज बार बार कही जाती है कि इससे हिंदू महिलाओं को अधिकार दिए गए, लेकिन अगर अधिकार देना था तो सिर्फ हिंदू महिलाओं को ही अधिकार क्यों दिए गए? क्यों मुस्लिम समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए? बार बार समान नागरिक संहिता की चर्चा आती रही और एक बार बहुत बड़ी चर्चा हुई 1985 में, जब साहबानों का मामला आया था। जब 40 साल की शादी थी साहबानों की, उसके बाद उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अर्जी लेकर पहुंची कि उसे पैसे मिलने चाहिए देख रेख के लिए, मगर इस्लामिक कानून के हिसाब से सिर्फ 3 महीने के लिए ही रेमिटेंस दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पति से कहा कि वो उसे पैसे दे, हर्जाना दे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम समाज इसके विरोध में उतर आया, जिसके बाद राजीव गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था। इसके बाद भी बार बार समान नागरिक संहिता की मांग उठती रही है। भाजपा लगातार बार बार समान नागरिक संहिता का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में करती रही है। भाजपा ने अपने जो बाकी बड़े वादे थे, वो राम मंदिर का वादा हो या अनुच्छेद 370 हटाने का वादा हो, इनको पूरा कर दिया है। अगला निशाना समान नागरिक संहिता की तरफ ही देखा जा रहा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि आपको समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो दिशा निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी समान नागरिक संहिता बनाने की बात कही गई है। ऐसे में सरकार को कोई चीज समान नागरिक संहिता बनाने से नहीं रुकती है। वर्तमान में उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करें, लेकिन कांग्रेस इस मामले में कहती है कि राज्यों को पर्सनल लॉ में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कानून केंद्रीय स्तर पर ही बन सकते हैं। वैसे भारत में एक राज्य है गोवा, जहां पर अभी भी समान नागरिक संहिता लागू है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लाने के लिए कमेटी बनाएंगे इसकी समीक्षा के लिए, तो ये एक अच्छा कदम है। ये ऐसा कदम है जो भारत को उसके जो संविधान बनाने वाले पितामह थे उनकी दिशा में एक कदम और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समान नागरिक संहिता से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।